हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गेट के बारे में बात करेंगे। प्रशुल्कों और व्यापार का सामान्य करार यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से ये व्यवस्था लागू हुई थी और 1995 के अंदर किस तरह यह ख़त्म हो गई थी। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटे को दबा लीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और हमें सपोर्ट करके बताइए कि हमारे वीडियो कैसे हैं कमेंट में, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रशुल्क और व्यापार का सामान्य करार एक बहुपक्षीय व्यापार संधि देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्कों को विशिष्ट नियमों, आदर्शों और आचार संहिता को विनियमित करने के लिए था। यानी कि यह क्या था कि दो देशों बहुपक्षीय देशों के संधि देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि जो इसके सदस्य देश थे उनके अंदर व्यापार को बढ़ाना था। कुछ विशिष्ट नियम लागू करने थे, प्रशुल्कों के नियम थे और कुछ आचार संहिता थी और कुछ इनके आदर्श थे जिनके ऊपर यह चलने वाला था। 1930 के दशक और दूसरे महायुद्ध के पश्चात विश्व ने कठोर और विस्तृत व्यापार प्रतिबंध के तंत्र को देखा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसके बाद में क्या हुआ कि पूरे विश्व में ना बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसके कारण व्यापार बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तो उस टाइम पे अमेरिका ने और यूरोप ने, पश्चिमी यूरोप के कुछ सहयोगी देशों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि व्यापार में कुछ उदार लाना चाहिए, यानी कि कुछ उदारवादी सिद्धांत अपनाने चाहिए जिससे क्या हो सके कि व्यापार को बढ़ाया जा सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रशुल्क और व्यापार में प्रतिबंधों की कमी लाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO का प्रस्ताव रखा और 1948 के अंदर हवाना में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और रोजगार सम्मेलन में किया, जिसमें से 53 देशों ने ITO को पैदा करने के लिए चार्टर पर हस्ताक्षर किए। 53 देशों ने साइन कर दिए थे, परंतु जो अमेरिका है उसकी कांग्रेस ने इसकी पुष्टि नहीं की और यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद आया 30 अक्टूबर यानी कि 1947 की बात आ गई। अब उसी समय 1947 में दूसरी ओर जनेवा में 23 देशों में व्यापार व प्रशुल्क नियंत्रणों के उद्देश्य से वार्ताएं चल रही थी। यानी कि 23 देशों में डिस्कशन हो रहा था कि किस तरीके से व्यापारों में एक देश दूसरे देश को छूट दे सके। तो क्या हुआ कि इन देशों ने कुछ व्यापार रियायतों पर सहमत होने के अतिरिक्त एक बहुपक्षीय संधि तैयार करने की तैयारी की, जिसमें हवाना चार्ट की व्यापार नीति को भी शामिल किया गया। यानी कि एक इस तरीके से बनाया गया कि जो हवाना चार्ट था उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया और इस संधि पर 30 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर हुए। ठीक है, और 1 जनवरी 1948 को यह क्रियाशील हो गई, पर प्रशुल्क और व्यापार का सामान्य करार का नाम दिया गया, यानी कि इसको गेट का नाम दिया गया। 1947 से लेकर गेट के सदस्यों में वार्ताओं के 8 दौर मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए हुए। यानी कि उनमें 8 दौर था जिसके अंदर मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए उनमें वार्तालाप हुआ और 1 जनवरी 1995 को WTO बना दिया गया। अब इसे पूरी तरह से गेट का स्थान ले लिया था, यानी कि इसने अब गेट का स्थान ले लिया था और गेट के तत्वाधान में लगातार हुई व्यापारिक वार्ताओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने का प्रयत्न किया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 1995 को WTO अस्तित्व में आ गया था और उसने पूरी तरीके से गेट का स्थान ले लिया था। ठीक है, अब देखते हैं गेट एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में उभरा जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रशुल्कों से संबंधित व्यापार में स्वीकृति व्यवहार के नियम बनाए। यानी कि गेट एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था के रूप में उभर चुका था। उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रशुल्कों से संबंधित व्यापार में स्वीकृत व्यवहार के नियम बनाए, यानी कि उसने नियम बनाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रशुल्कों में किस तरीके से छूट वगैरह दी जाएगी। 2 दिसंबर 1993 तक गेट के 117 देश हो गए और जिन्हें अनुबंध वाले देश भी कहते थे।
गैट में कोई भी शामिल हो सकता था, परंतु सदस्य देश 2/3 बहुमत से स्वीकार करे तो, यानी कि गैट के अंदर कोई भी देश शामिल हो सकता था, परंतु उसके लिए क्या था, 2/3 बहुमत स्वीकार करना पड़ेगा सदस्य देशों का। और साथ साथ जिस दिन से वह यह सोचना शुरू करता है कि उसे गैट में शामिल होना है, तब से ही वह गैट के सदस्य देशों को व्यापार करने में रियायत दे सकता है। उसके बाद उचित नोटिस देकर कोई भी देश बाहर जा सकता था, यानी कि कोई भी उचित नोटिस देकर इस संस्था से बाहर जा सकता है, ठीक है। और जिस दिन से वह बाहर निकलेगा उसी दिन से उसको दी गई रियायतों को हटा लिया जाएगा। गैट का स्तर हर साल होता है, यानी कि उनकी एक वार्षिक बैठक हर साल होती थी, जिसमें से गैट की परिषद, विभिन्न समितियां, कार्यकारी सदस्य दल और विशेषज्ञों के बीच काम की निगरानी होती थी। गैट के अनुबंध वाले देश में देश का दल का एक वोट होता था, जिसका गैट की धाराओं में चेंज करने के लिए सर्वसम्मति की आवश्यकता होती थी, यानी कि हर अनुबंध वाले देश का एक वोट होता था, और जब भी गैट की धाराओं में कोई चेंज करना होता था तो उनकी सर्वसम्मति की आवश्यकता होती थी, यानी सारे देशों से पूछा जाता था। अब देखते हैं ये धाराएं कि अब इनकी धाराओं में संशोधन होती है, तो पहले धारा देखते हैं, धारा कौन कौन सी है। तो इसके अंदर 3 धाराएं थी, एक फर्स्ट, सेकंड और ट्रिपल एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट, परम मित्र राष्ट्र, यानी कि मोस्ट फेवर नेशन। दूसरा था धारा का संबंध अनुबंध करने वाले दलों की वार्ताओं में स्वीकृत प्रशुल्क रियायतों के साथ था। तीसरी धाराओं का था धारा का संबंध संशोधन करने की विधि के साथ था, और इन सदस्यों के प्रवेश में 2/3 की बहुमत की आवश्यकता होती, बाकी सभी फैसले में साधारण बहुमत से किए जाते थे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लास्ट धारा है इसके अंदर संशोधित करने से थी ये धारा, इसमें अगर कोई नया सदस्य आता है तो 2/3 बहुमत उसको देना पड़ेगा, और अगर कोई वैसा फैसला है तो उसमें साधारण बहुमत से इसका किया जा सकता है। इसके बाद गैट के नियम व्यापार प्रतिबंधों को हटाने और विश्व व्यापार के फैलाव के अतिरिक्त व्यापार दायित्वों को छोड़ने, व्यापार झगड़ों के निपटाने के प्रावधान और जवाबी कार्रवाई करने के लिए भी अन्य अनुबंध करने वाले दलों के साथ सलाह करने पर जोर देते थे। संक्षेप में कहें तो गैट के साथ खेल के नियमों के विधायक देशों में व्यापार वार्ताओं के तथा मंच और विभिन्न सदस्य देशों के व्यापार झगड़ों को निपटारा करने और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करता था। तो ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करता था, जिसमें काफ़ी सारे झगड़ों का निपटारा होता था, देशों के बीच में वार्ताएं और बहुत सारे कार्य होते थे, ठीक है जी। इसके बाद है इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। तो अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना भेद भाव, आदान प्रदान और पारदर्शिता के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड है वो बगैर किसी भेदभाव के आदान प्रदान और पारदर्शिता के आधार पर होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई खामियां नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का किसी देश के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हमेशा हर चीज़ पारदर्शिता के अनुसार होनी चाहिए। घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रशुल्कों के द्वारा दिया जाना चाहिए, यानी कि जो हमारे प्रशुल्क है उसी के द्वारा ही हम घरेलू उद्योगों को, डोमेस्टिक जो हमारी मार्केट है उसको संरक्षित कर सकते हैं, किसी और ढंग से नहीं। सभी देशों को परम मित्र राष्ट्र के नियम को अपनाना चाहिए। सदस्यों का अन्य देशों के हित की क्षति के लिए आपस में सलाह मशवरा करना चाहिए, यानी कि मोस्ट फेवर नेशन के नियम को अपनाना चाहिए और अन्य देशों के हित के प्रयास में आपस में सलाह करनी चाहिए। व्यापार पर प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों को घटाने के लिए बहुपक्षीय वार्ताएं होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल जो हमारी वार्तालाप है, टॉकिंग है, उसको होना चाहिए हर साल, और उनमें प्रशुल्क गैर प्रशुल्कों प्रतिबंधों को घटाने के लिए बातचीत होनी चाहिए। 5वां, पूर्ण रोजगार, वास्तविक आय की निरंतर बढ़ती मात्रा, प्रभावी मांग को प्रोत्साहन करना चाहिए, कि पूर्ण रोजगार होना चाहिए, कि भावनाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए, वास्तविक आय की निरंतरता के लिए प्रभावी मांग को प्रोत्साहन करना चाहिए, विश्व संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, विश्व उत्पादन और विनिमय में विस्तार लाना, सदस्य देशों के लोगों के रहन सहन में सुधार लाना। तो यानी कि जितने भी हमारे विश्व में संसाधन हैं उनका सबका प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि अगर सब देश एक दूसरे के साथ अनुबंध कर लेंगे, सदस्य बन जाएंगे, तो सारे देश एक दूसरे के संसाधनों का प्रयोग कर सकेंगे। विश्व उत्पादन और विनिमय विस्तार लाना था, यानी कि जो सदस्य देश है उसमें उत्पादन बढ़ाना था, और जो उनका विनिमय
विस्तार है वो भी अच्छे से करना था, और जो सदस्य देश है उसके जो लाइफस्टाइल है, रहन सहन है, उसके क्षेत्रों में भी उनका सुधार लाना था। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गैट के करार के सदस्यों को प्रशुल्क और व्यापार पर अन्य प्रतिबंधों को काफ़ी घटाने और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में भेदभाव के बर्ताव को समाप्त करने के लिए आदान प्रदान के नियम के आधार पर परस्पर लाभ की व्यवस्था में शामिल होने के लिए क्या कहा गया। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे गैट के प्रावधान। अब इसके नियम हो गए, उद्देश्य हो गए, तो अब देखते हैं इसके इनकी प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य और नियम की प्राप्ति के लिए कुछ प्रावधान किया गया। तो परम मित्र राष्ट्र धारा, यानी कि गैट के करार का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान परम मित्र राष्ट्र की धारा है। इस धारा का सार यह है कि करार के अनुबंध करने वाले हर राष्ट्र को सभी अनुबंधों में शामिल दलों के साथ परम मित्र राष्ट्र के रूप में व्यवहार करना चाहिए। यानी कि जो भी अनुबंध के साथ जो भी देश हमारे उसमें शामिल है उनके साथ परम राष्ट्र अनुबंध का के रूप में व्यवहार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि गैट की सारी व्यवस्था भेदभाव का न होना, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, आदान प्रदान के नियमों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। अब देखेंगे दूसरा, आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध। अनुबंध में शामिल दलों को आयातों पर आयात कोटा, आयात लाइसेंस जैसे मात्रात्मक प्रतिबंध लागू करने की मनाही थी। यानी कि जो अनुबंध में शामिल देश थे उन पर आयात कोटा नहीं लगा सकता, आयात लाइसेंस वगैरह या कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। परंतु कुछ परिभाषित परिस्थितियों में कुछ अपवाद भी रखे गए हैं इनके, जैसे देश उनका आश्रय ले सकते हैं यदि उनके बिना भुगतान से इसमें असमंजस्य करना कठिन हो। इस संबंध में यह निर्धारित किया गया है कि आयात कोटा को उस हद तक सीमित रखना चाहिए जिससे विदेशी विनिमय रिजर्वों में गंभीर कमी को रोका जा सके। यानी कि कुछ लिमिटेड तक ही भुगतान शेष कर सकते हैं कोई देश, तो वहाँ पे आयात कोटा जारी रख सकता है, क्योंकि अगर वो कर देगा तो वहाँ पे कमी हो जाएगी विदेशी मुद्रा की। कम विकसित देश आयात कोटा प्रतिबंधों को घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए लागू कर सकते हैं। बिल्कुल, जो उनकी डोमेस्टिक मार्केट है उनको संरक्षण देने के लिए आयात कोटा लागू कर सकते हैं। और देखेंगे इसके बाद कम कृषि और मछली पालन के संबंध में कोटा निर्धारण तब किया जा सकता है जब घरेलू उत्पादन पर समान रूप से प्रतिबंधात्मक निर्णय लागू थे। यानी कि कृषि और मछली के संबंध में कोटा निर्धारित किया जा सकता है घरेलू उत्पाद पर समान रूप से प्रतिबंधात्मक नियंत्रण लागू, यानी कि जो उनकी डोमेस्टिक मार्केट है उस पर प्रतिबंध लग रहा है, नियंत्रण लागू है, तब कर सकते हैं। एक अन्य देश उत्पाद को कृत्रिम रूप में अत्यंत कम कीमतों अथवा राशि पतन, जैसा कि राशि पतन पता है ना आपको, जितना बना है उस माल से कम रुपए में बेचना, अथवा अनुदानों युक्त कीमतों पर निर्धारित करता हो तो प्रभावित देश गैट के द्वारा आज्ञा दी गई वह कोटा के द्वारा नियंत्रण लगाने के संरचनात्मक उपाय लागू कर सकता है। यानी कि अगर वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में को सब्सिडी दे रहा हो या कुछ और कर रहा हो तो ये सारी चीज़ें गैट के द्वारा आज्ञा दी गई कोटा द्वारा आयात नियंत्रण लगाने के लिए संरक्षणवाद उपाय लागू कर सकता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रशुल्क और प्रशुल्क कमी। गैट ने क्योंकि व्यापार पर सभी गैर प्रशुल्क नियंत्रणों की मनाही कर रखी थी, देश को अपने घरेलू उद्योग को संरक्षण के लिए आयात शुल्क प्रशुल्क लागू करने की आज्ञा थी। गैट के साथ यह स्वीकार किया गया था कि व्यापार को सरल और व्यवस्थित वृद्धि में प्रशुल्क और मुख्य रुकावट थे। तो यहाँ पे पता है आपने गैर प्रशुल्क नियंत्रणों की मनाही कर रखी थी गैट ने, और डोमेस्टिक जो उनकी मार्केट है उसको बचाने के लिए प्रशुल्क लागू करने की आज्ञा दे रखी थी। और गैट ने स्वीकार किया था कि व्यापार की सरल और व्यवस्थित वृद्धि में प्रशुल्क एक मुख्य रुकावट है। यानी कि विश्व व्यापार में ये प्रशुल्क मुख्य रुकावट के रूप में कार्य करते हैं, ऐसा गैट कहते थे। प्रशुल्क को स्थिर बनाए रखने के लिए गैट की धारा 2 में निर्धारित थे किया गया था। गैट के अंतर्गत वार्ताओं के परिणाम स्वरूप अनुबंध में शामिल दलों को दी गई सभी रियायतों की सूची में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है शिकायतें और छूट। यानी कि गैट की करार की धारा XX11 में अनुबंध में शामिल दल के द्वारा करार के कार्य के संबंध में किसी शिकायत से निपटने का प्रावधान किया गया है। पहले शिकायत करने वाले और दूसरी पार्टी के सलाह मशवरे का प्रावधान है। यदि कोई संतोषजनक हल नहीं मिलता है तो मामले को विशेषज्ञ दल सुपुर्द कर दिया जाता है
ताकि वे दो पार्टियों की सहायता कर सकें। आंतरिक करों के भेदभावपूर्ण प्रभाव, राशि पतन विरोधी प्रशुल्कों, आयातों पर विशेष प्रतिबंध के संबंध में ये शिकायतें और छूट हो सकती है। अब देखते हैं इसके बाद झगड़ों का निपटारा। अनुबंध में शामिल दलों में किसी झगड़े का निपटारा करने के लिए गैट के करार में मशीनरी उपलब्ध कराई गई है। पहले अनुबंध में शामिल दल झगड़े की आपसी बातचीत का हल प्रयत्न करेंगे। उसमें असफल होने पर मामले को विशेषज्ञ दल के सुपुर्द कर दिया जाता है, जिन्हें वह अपने तरीके से उसको सुलझाते हैं। इस दल की सिफारिशों को दोषी दल को मानना आवश्यक था, यानी कि जो दोषी दल है उसको इसकी शिकायतों को मानना आवश्यक था। यदि दोषी सदस्य उसका पालन नहीं करता है तो पीड़ित दल को अधिकार है कि वह जवाबी कार्रवाई के रूप में उसको पहले दी गई रियायतों को वापस ले सके। इस प्रकार गैट के झगड़े को निपटाने की विधि प्रत्यक्ष सलाह करने, सुलह, तीसरी पार्टी के सलाही फैसले पर टिकी है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक इसके अंदर हमारे आया था यूरुग्वे दौर, जिसके अंदर बहुत सारे फैसले लिए गए थे, जहाँ पे रोज़ रोज़ चीज़ें हो गई थी। उसका विषय था प्रशुल्क में कमी, गैर प्रशुल्क प्रतिबंध, सेवाओं में व्यापार, विदेशी निवेश, कृषि। तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और एक डंकल ड्राफ्ट, ये भी एक पूरा का पूरा टॉपिक है, और गैट तथा विकासशील देश, ये इसका भी टॉपिक है। तो इन तीनों को मिला के मैं एक वीडियो दोबारा बना दूंगा, ठीक है जी। तो अब देखते हैं गैट के दोष। अब देखेंगे गैट के दोष। लागू करने वाले, देखो सबसे पहले, यद्यपि गैट का विचार संसार में मुक्त बहुपक्षीय व्यापार का प्रोत्साहन करने और सभी अनुबंधों में शामिल दलों पर लागू किए जाने योग्य व्यापार संबंधी व्यापार के आदर्श निर्धारण के लिए था, फिर भी गैट के वास्तविक कार्यकारण के सदस्य कई दोष और कमियां प्रकट हुई, यानी इनमें बहुत सारे दोष और कमियां प्रकट हुई। सबसे पहले देखते हैं लागू करने वाले अधिकारी का नहीं होना। गैट निसंदेह आदान प्रदान के नियम पर आधारित था, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बहुपक्षीय प्रणाली का समर्थन किया। इसने व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता के निर्धारण का प्रयास किया, परंतु अनुबंधों में शामिल दलों गैट के विनियमों के पालन की निगरानी करने, उनके व्यापारिक झगड़े निपटाने के लिए लागू करने वाला अधिकारी नहीं था, यानी कि कोई अधिकारी नहीं था कि इनको किस तरीके से निगरानी में रखा जाए, उनके झगड़ों को निपटारा किया जाए। अमेरिका ने आरंभ से ही हवाना चार्ट के दिनों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को स्थापित करने का विरोध किया था, और हाल ही में 1993 में किए गए समझौते WTO में स्थापित करने की व्यवस्था की गई। यदि यह संस्था गैर भेदभाव के आधार पर कार्य करती है तो अनुबंध में शामिल दलों को एक पक्षीय व्यापार नियंत्रण लागू करने से रोक सकती है, यानी कि एक पक्षीय व्यापार करने से रोकना है इसका। उसके बाद है दूसरा मात्रात्मक व्यापार प्रतिबंध। गैट ने निश्चित रूप से प्रशुल्क के ढांचे को कम किया, परंतु मात्रात्मक व्यापार प्रतिबंध लंबे समय तक गैट के क्षेत्र से बाहर रहे। परिणाम स्वरूप विकसित देश बेपरवाह से आयात कोटा, निर्यात अनुदानों, स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंधों, स्वास्थ्य सुरक्षा विनिमय इत्यादि मात्रक व्यापार प्रतिबंधों का प्रयोग करते रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो हमारे विकसित देश करते रहे। उसके बाद है समान नियम बनाने में कठिनाई, कि गैट ने सदस्यता में बड़ी विभिन्नता पाई। अनुबंध में शामिल दलों को विभिन्न आर्थिक राजनीतिक उद्देश्य थे, वे अपने विकास के विभिन्न चरणों में थे। उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण व्यापार पर शुल्क भुगतानों के संबंध में एक समान उच्चारण व समान नियम बनाने में लागू करने में समस्याएं रही। बिल्कुल, आपको पता है हर देश का अलग अलग नियम होता है, उनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। वो सारे क्या किया कि गैट एक तरीके से उनको एक जगह नहीं ला पाया, और यह सबसे बड़ी कठिनाई थी। आदान प्रदान और गैर भेदभाव के नियम, यानी कि आदान प्रदान और गैर भेदभाव के नियम पर बल देता रहा। आदान प्रदान का अर्थ था कि दो अनुबंध में शामिल देश एक दूसरे के साथ समान लाभ व रियायतें अवश्य प्रदान करें। इसका अभिप्राय भी था कि वे व्यापार नियंत्रण को समान प्रकार से अपने। इसके साथ गैर भेदभाव का नियम इस बात पर देता था कि अनुबंध में शामिल सभी देश के लिए नीति समरूप होनी चाहिए। दो नियमों का इनरबिल्ट पुल भावना का विरोध होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि दो देश एक दूसरे के साथ समान लाभ से व्यापार कर सकते हैं और रियायत एक दूसरे को प्रदान कर सकते हैं। व्यापार नियंत्रण भी समान प्रकार से अपनाएं, और गैर भेदभाव इस बात पर बल देता था कि सभी अनुबंध देश की नीतियों समरूप होनी चाहिए, यानी कि उन देश की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अब देखेंगे कृषि की उपेक्षा।
यद्यपि खेती उत्पादों में व्यापार कम विकसित देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, परंतु लंबे समय तक यह गेट के क्षेत्र से बाहर रहा और यह इसकी सबसे बड़ी कमी थी। संस्था प्रतिनिधि संस्था नहीं। यह सत्य है कि समय बीतने के साथ साथ गेट की सदस्यता उत्तरोत्तर बढ़ी है, परंतु लंबे समय तक यह पूर्व सोवियत गुट के यूरोप के देश और चीन और गेट से बाहर रहे। इसी कारण इसकी आलोचना प्रतिनिधि संस्था न होने के कारण होती रही है। हाल ही में सालों में इन देशों ने WTO में शामिल होने की दिलचस्पी दिखाई है। इनके शामिल होने से विकासशील देशों की शक्तियाँ और बढ़ी है। संभव है कि इनके हितों और समस्याओं को भविष्य में अच्छी तरह से समझा जा सकेगा। अब देखेंगे लास्ट, मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा कस्टम यूनियन। गेट के करार के अनुच्छेद XX1V के अंतर्गत सदस्य देश अपने आप को मुक्त व्यापार क्षेत्रों कस्टम यूनियन में संगठित कर सकते हैं। यूरोपियन संघ, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संस्था NAFTA, दक्षिण एशियान और APCE एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग पैदा हुए। उन्होंने विश्व व्यापार में गंभीर विकृतियां पैदा कर दी है। उन्होंने गेट के मूल नियम गैर भेदभाव आदान प्रदान को समाप्त कर दिया और गेट को कमज़ोर बना दिया था। इसीलिए WTO का 1 जनवरी 1995 में उदय हुआ और वह इससे अच्छा तरीके से लागू किया गया। आज WTO के कम से कम लगभग सारे देश ही सदस्य हैं और इसका मुख्य कारण यही था कि यह काफ़ी लेवलों पर इसमें गेट में कमी पाई गई, जिसके कारण WTO का उदय हुआ। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट।